हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कोरोना सीरीज का चौथा लेक्चर है। अभी तक हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझने वाले हैं, जिसको हम थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करेंगे। तो आज हम पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझ लेते हैं, फिर हम आगे आज स्टार्ट करेंगे 1D मोशन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी चलती है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। ये जो BC है इसे हम बेस बोलते हैं, हिंदी में इसे आधार कहते हैं, और जो AB है उसे हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इस ट्रायंगल के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 टर्म्स रखते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब ये साइन, कॉस, टेन क्या होते हैं? साइन होता है हमारा, इसको अगर मैं बेस को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑल्टीट्यूड को मान लीजिए मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, और हाइपोटेन्यूज को S से करता हूं, तो ये होता है P/H। कॉस होता है हमारा, अब यहां पे जो साइन लिखा है इसको P/H लिख रहा हूं, उसका मतलब ये वाला जो एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं अगर लिखता हूं साइन C, तो ये होगा हमारा P/H। अगर मैंने C को साइन A कर दिया, तो साइन A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला बन जाएगा। उसी तरीके से हम कॉस को कह सकते हैं, कॉस C = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा B/H हो जाएगा। टेन C हमारा P/B हो जाएगा, कॉट C हमारा B/P हो जाएगा, सेक C हमारा H/B हो जाएगा, और कोसेक C हमारा H/P हो जाएगा। यहां पे आप कुछ चीजें और याद रखिए। साइन थीटा, अगर एंगल हमारा थीटा है तो ये 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा हमारा 1/सेक थीटा के बराबर होता है, और उसी तरीके से टेन थीटा हमारा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी सीरीज में 3 फॉर्मूले और होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूले आपको एंगल से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। तो एंगल को याद रखने के लिए आप इसको ऐसे समझिए, ये मैंने एक क्वाड्रेंट बना दिया है। इसमें इस साइड में जो है ये सब पॉजिटिव है, इस साइड में सब नेगेटिव है, ऊपर की साइड में सब पॉजिटिव है, और नीचे की साइड में सब नेगेटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, ये मान लीजिए x है, ये हमारा y है, ये -x है, और ये हमारा -y है। तो यहां पे ये, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्रायंगल को मैं मिटा देता हूं। तो इस क्वाड्रेंट जहां पे दोनों प्लस है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस वाले में अगर देखेंगे तो हमारा x माइनस का है और y हमारा प्लस का है, और इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से इसमें x और y दोनों ही नेगेटिव है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और यहां पे x हमारा प्लस है, y माइनस है, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप यहां से अपनी एक लाइन स्टार्ट कर रहे हो, जिसको आप 0 डिग्री एंगल बोल सकते हो, तो 0 से जब आप y पे पहुंचोगे तो आपने 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया है। फिर जब आप यहां से स्टार्ट होकर यहां पे पहुंचोगे तो आपने 90 + 90 मतलब आपका एंगल हो गया है 180 डिग्री। उसी तरीके से आप यहां पे आओगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, और इस साइड में आने पर ये एंगल 360 हो जाएगा। एंगल्स 2 तरीके के हम यूज करते हैं, एक होता है हमारा डिग्री और एक होता है रेडियन। तो इन दोनों का कन्वर्जन फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि 1 डिग्री = होता है π/180 रेडियन। इसको C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर यहां पर आप लिख सकते हो रेडियन।
तो अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं तो इसे 0 रेडियन कह सकते हैं। जब आप यहां पे आओगे तो ये 90 डिग्री में कह रहा हूं इसको, और 90 डिग्री को आप लिख सकते हो π/2। तो ये 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होता है। उसी तरीके से 180 हमारा पाई रेडियन होता है, 270 हमारा 3 π/2 होता है, और ये 360 हमारा हो जाता है 2 पाई। मतलब आप एक लाइन यहां से स्टार्ट कर रहे हो 0 डिग्री से, और उसको जब घुमा के आप 90 पहुंचाओगे तो वो π/2 एंगल बन गया, और आगे जाओगे तो ये 180 हो जाएगा, उसके बाद ये 270, और उसके बाद ये आपका पूरा 360 का एंगल हो जाएगा। अभी एंगल में क्यों समझा रहा हूं ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स बताए हैं, तो यहां पे याद रखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब बताए, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आओगे तो यहां पे केवल साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की जब आप बात करोगे तो यहां पे आप लोगों के टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी जितने भी एंगल्स होते हैं कॉस, कॉट, टेन, कोसेक सब नेगेटिव होंगे। उसी तरीके से यहां पे इनके अलावा सब सारे एंगल्स नेगेटिव होंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑल। यहां पे साइन एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, टी, और यहां पे सी, तो इसको कह सकते हो ASTC। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड कोसेक, T फॉर टेन एंड कॉट, C फॉर कॉस एंड सेक। तो ये यहां पे पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, अगर मैं कुछ एंगल लिखता हूं, जैसे मैंने आपको लिखा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होना चाहिए? अब देखिए 90 में से आपने कुछ एंगल कम किया है, 90 की लाइन आपकी ये है, और इस लाइन में से आप कुछ कम करोगे तो आप कहां पहुंचने वाले हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कोई पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। आप ये समझ सकते हो इससे। उसी तरीके से जैसे आपने मान लीजिए लिखा होता टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो इस बार क्या किया आपने? 90 में कुछ एंगल ऐड किया है। 90 की लाइन ये है और इसमें आपने कुछ एंगल ऐड किया, तो आप कहां पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी आप बात कर रहे हो 10, वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने की वजह से ये आपका नेगेटिव आने वाला है। अब क्या आएगा वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको। उसी तरीके से आप देख सकते हो, मान लीजिए आप लिख रहे हो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या कर रहे हो? 180 में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, तो 180 कहां पे आता है? आपका यहां आता है, और जब आप इसमें से कुछ कम करोगे तो आप यहां पहुंच रहे हो, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो फिर से। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका नेगेटिव आने वाला है। तो आपको क्या करना है? जो एंगल आने वाला है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो आप वो करने के बाद किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आपको ये पता लगाना है। ये पता लगाने के बाद आपको देखना है कि आप किसकी बात कर रहे हो। जैसे आप साइन की बात कर रहे हो तो साइन उस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, जैसा होगा वैसा ही आपका साइन आएगा। ओके, तो ये तो था बेसिक। अब हम देखेंगे कि प्लस आएगा तो क्या आने वाला है, माइनस आएगा तो क्या आने वाला है, वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आप बेसिक चीज याद रखिए कि अगर आपका 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का एंगल की बात हो रही है, तब आपको चेंज करना होता है। चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर आप साइन की बात कर रहे हो तो आप इसको कॉस में बदल दोगे, लेकिन अगर आप कॉस की बात कर रहे हो तो आप इसे साइन में चेंज कर दोगे। मतलब जब भी 90 या 270 की बात करोगे तो साइन को कॉस कर दो, कॉस को साइन कर दो। उसी तरीके से टेन को आप कॉट कर दीजिए और कॉट को आप टेन कर दीजिए। सिमिलरली कोसेक को आप कर दोगे सेक कर दोगे। ये 10 को हम सेक करते हैं, एक सेकेंड, 10 को हम कॉट करेंगे और कोसेक को हम सेक करेंगे। तो क्या देखना है आपको? 90 और 270 है तो आपको चेंज करना होगा। चेंज मतलब साइन को कॉस, 10 को कॉट, कोसेक को सेक, सेक को कोसेक। लेकिन अगर आपका एंगल 180 है या फिर 360 है तब आपको कोई चेंज नहीं करना है। कोई चेंज नहीं करना है मतलब
साइन है तो वो साइन ही रहने वाला है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसमें लिख देते हैं हम नो चेंज। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करें तो यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से आपको समझ में आएगा कि जो आपका एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव लिया। अब देखिए 90 है तो आपको चेंज करना है, चेंज करना है तो आप साइन को क्या कर दोगे, कॉस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपका फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा करने के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आपने नेगेटिव लगा दिया, और 90 लगा है इसलिए आपको चेंज करना होगा, तो आप tan को कॉट कर दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। उसी तरीके से cos 180 माइनस थीटा है, माइनस कर रहे हैं तो इसलिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने माइनस लगाया, और 180 करने पे हमें चेंज नहीं करना होता है, तो आपका cos का cos ही रहने वाला है, तो ये जाएगा माइनस cos थीटा। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हो कि वो फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या आने वाला है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका है साइन 360 माइनस थीटा, तो देखिए 360 माइनस थीटा, तो 360 आपका ये पूरा एक सर्कल होता है, उसमें से आपने कुछ एंगल कम किया तो आप आगे कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए आप इसे लगा दोगे माइनस। और 360 पे हमें साइन को चेंज नहीं करना होता है, तो साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू माइनस साइन थीटा। तो ये है कुछ एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। इनका यूज आप फिजिक्स में काफी जगह पे होगा, वो जहां जहां पे होगा मैं आपको समझाता रहूंगा। इसके अलावा एक टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं वैल्यूज की, वो भी आप याद रखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इस साइड में मैं आपको बना के दे रहा हूं थीटा। थीटा आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और मैं यहाँ पे 180 डिग्री लिख रहा हूं। बाकी के एंगल्स आप इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने फॉर्मूले बताए उनका यूज करके लिख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है, और साइन 180 फिर से 0 होता है। उसी तरीके से कॉस में बात करें तो कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस 30 आपका √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है। tan की बात करें तो tan को आप सीधा sin बाई कॉस भी लिख सकते हो, तो आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 0 आएगा, ये 1/√3 आएगा, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, ये 1/0 आ रहा है, इसे नॉट डिफाइन कहते हैं, या फिर इंफिनिटी भी कह सकते हो, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो हम यूज करने वाले हैं। अभी थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करो, ये पावर बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा n, और x की पावर में से एक पावर कम कर दो तो n-1। मतलब अगर आपको मान लीजिए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना होता तो ये हो जाता 4 आपने बाहर लिया और x की पावर 4 में से एक माइनस किया तो 4x³ इसका डिफरेंशिएशन हो जाता। इसी का काउंटर पार्ट अगर आप इंटीग्रेशन देखते हो तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, ये डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अगर इसकी लिमिट लगा देते हैं मान लीजिए a to b तो ये डेफिनेट बन जाता है। वो डेफिनेट और इंडेफिनेट को बाद में देखते हैं, पहले सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको x की पावर n का
इंटीग्रेशन करना है तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन करने का। ऐसे एक सिंबल आएगा या dx होगा, यहां पे फंक्शन लिखा होगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो ऐसा जब आप करोगे तो ये क्या होता है, पावर को आपको एक ऐड करना है, तो x की पावर n+1 और वो जो ऐड आपने किया उसी से आपको डिवाइड भी करना है, तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है x³ का, तो क्या होगा, पावर एक ऐड करनी है तो 3+1 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं। यह है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर इसी को डेफिनेट करना होता, जैसे मान लीजिए ये होता आपका 0 to 1 x³ dx, तो हम क्या करते, जो इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है x की पावर 4/4 एज इट रहेगा, लिमिट आपकी होंगी 0 to 1। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और उसमें से माइनस साइन लगा के फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये होगा 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और ये आपका इंडेफिनिट है। एक और चीज, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आपने किया तो x की पावर q आया, 4x³ आया। अगर आप x³ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सिंपल क्या मिल रहा है, यही उल्टा मिल रहा है x4/4। तो ये अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, और इंटीग्रेशन पता है तो डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, उनको आप याद रखिएगा। पहला तो यही है, dy/dx ऑफ x की पावर n, ये होता है n x की पावर n-1। dy/dx ऑफ sin x अगर आप कर रहे हो तो ये cos x होता है, dy/dx ऑफ cos x अगर आप करते हो तो ये माइनस sin x हो जाता है। ऐसे ही tan का अगर आप करोगे तो ये sec² x होता है, और अगर sec x का अगर आप करोगे तो ये sec x tan x होता है। ये डिफरेंशिएशन चल रहा है आपका। तो ये थे कुछ। अब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये e की पावर x ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। और अगर आप a की पावर x का कर रहे हो तो ये a की पावर x log बेस e a होता है। ये log अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। उसके बाद अगर आप log का ही डिफरेंशिएशन कर देते हो log x, तो ये 1/x हो जाता है। तो ये आपको कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने हैं। इनका उल्टा भी आप याद रख सकते हो। cos का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin हो जाएगा, माइनस साइन का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो cos हो जाएगा, sec² x का tan x होगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। तो मतलब क्या है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो आप उल्टा करके इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो ये टेबल आप याद रखिए। कल हम लोग स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिनका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोल रहे थे। मैंने हिंदी में बताया था कि एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा भी होती है, और एक अदिश राशि जिसकी दिशा नहीं होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना 1D मोशन। 1D मोशन को आप सिंपल समझ सकते हो, एक दिशा में गति, मतलब जो आपकी तीन दिशाएं मैंने आपको कल बताई थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, x, y और z। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो या तो x में जा रहा है या y में जा रहा है या z में, केवल एक दिशा की तरफ भाग रहा है, किसी और डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप रोड पर चल रहे हो, अगर रोड पे आपकी गाड़ी सीधा एक डायरेक्शन में जा रही है x डायरेक्शन में, तो ये आपका वन डायरेक्शन मोशन हुआ। या फिर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए हो, वहां से आपने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया, बस ऐसे छोड़ दिया। जब ऐसे छोड़ोगे तो वो बॉल सीधा नीचे
ग्रेविटी की वजह से गिरने लगेगी, और ये जो गिरने का मोशन हो रहा है वो पूरा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको आप चाहे तो वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये भी एक वन डायरेक्शन मोशन की एग्जांपल हुआ। आप नीचे से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दो तो बॉल वो सीधे जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी घटती रहेगी। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी तो वहां पर ये बॉल रुक जाएगी और ये नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगी। तो ये जो बॉल का ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये एक लाइन में हो रहा है, इसमें लाइन चेंज नहीं हुई है। ये पूरा एक 1D मोशन का एग्जांपल है। तो 1D मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है तो उसको हम 1D मोशन बोलते हैं। इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। दो टर्म्स आते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको दूरी कहते हैं हिंदी में, और इसको हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन। इसमें से जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब मैंने आपको बताया था अदिश राशि, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस देखने के लिए एक तो आपको समझ में आ रहा है कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं मूव करना, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, पूरा किसी भी डायरेक्शन में ऐसे आप मूव कर रहे हो, और फाइनली मान लीजिए आप ये बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ए से स्टार्ट किया, आप ऐसे पूरा घूमते फिरते डायरेक्ट बी पे पहुंच गए। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, इसको अगर आप डेफिनेशन वाइज देखें तो टोटल लेंथ कवर्ड। वो जैसे भी मूव किया उसकी पूरी टोटल लेंथ क्या थी उसको आप मेजर करते जाइए। आप यहां तक गए, आपने इसको मेजर कर लिया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये देखा आपने, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप इसे मेजर करते जाइए, और फाइनली इनका जो टोटल होगा, टोटल लेंथ कवर्ड, उसी को हम बोलेंगे तो डिस्टेंस। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो 5 और 10 15, 19 और ये 6 25 और ये 5 30, 34, 36, 37। तो टोटल जो लेंथ उसने कवर की ए से बी पहुंचने में, वो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं टोटल लेंथ कवर्ड, और इस केस में है हमारी 37 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में कम से कम कितनी दूरी है, उसी को हम विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर हमें इसी केस में डिस्प्लेसमेंट देखना होता तो हम क्या करते, यहां से ए से बी डायरेक्टली ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है उसको मेजर कर लेते, ये जो है, और इसी को हम बोलते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड। अब उसका कोई मतलब नहीं कि उसे किस डायरेक्शन से गया है, कुछ मतलब नहीं है, बस आप इधर उधर जैसे भी घूम रहे हैं सबको जोड़ते चले जाओ। इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं ताकि आपको आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये क्रिकेट की पिच है, ये पिच है, यहां से कोई बैट्समैन, ये कोई बैट्समैन ए है और ये दूसरा कोई बैट्समैन बी है, और ये सेपरेशन मान लीजिए इनके बीच में 20 मीटर का है। तो ये बैट्समैन कोई शॉट मारता है और ये दौड़ता है रन लेने के लिए, और रन लेने के लिए यहां तक पहुंच जाता है। ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये बी पॉइंट पे पहुंच गया।
तो ए से बी पहुंचने में आपको बताना है कि कितना उसका डिस्टेंस होगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि यहां से स्टार्ट किया, सीधा एक लाइन में गया, कोई उसने डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं किया। तो जो डिस्टेंस है टोटल लेंथ कवर्ड वो भी उसकी 20 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो भी सेम है। तो इस केस में जब वो ए से बी पहुंचेगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी 20 मीटर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 20 मीटर ही रहने वाला है। अब मान लीजिए इसको दिखता है कि अभी बॉल दूर है और वो एक और रन ले सकता है, तो वो यहां से फिर दूसरा रन लेने के लिए फिर से भागना कोशिश करता है एक ही तरफ, और ये भागते भागते यहां सी पॉइंट पे पहुंचता है, तब तक वो आउट भी हो जाता है। तो ये जो बी से सी की मान लीजिए जो लेंथ है वो है 12 मीटर। तो सिचुएशन क्या है, वो ए से बी गया और बी से फिर सी की तरफ भागा दूसरा रन लेने के लिए। तो अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहां से यहां गया, 20 हो गया उसका टोटल लेंथ, फिर बी से वापस सी आया तो 20 प्लस 12 तो 32 हो गया। तो इसका मतलब इसने ए से बी पहुंचने में, जो ए से सी पहुंचने में जो टोटल लेंथ कवर की है वो कितनी हो गई आपके पास, 32 मीटर। तो ये होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट जो कि ए है, फाइनल पॉइंट जो कि इस टाइम पे सी है, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या है। तो कितना होगा, ये 20 है, ये 12 है, तो ये होगा आपका 8 मीटर। तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 मीटर। समझ में आ रहा है आप सभी को। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब चेक करना है तो आपको मिनिमम सेपरेशन रखना होगा, और डिस्टेंस जब आपको देखना है तो आपको टोटल लेंथ देखनी होगी। एक और चीज आप देख सकते हो इसमें कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या फिर कम होगा, वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन आप याद रखें, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। इसके बाद आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए एक दौड़ने का रास्ता है, सर्कल जिसके अराउंड कोई एथलीट दौड़ता है। मान लीजिए ए पॉइंट से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आप मान सकते हैं 10 मीटर। तो ये ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है कोई रनर, और दौड़ते दौड़ते ये मान लीजिए ऐसे एक आधा सर्कल पूरा कर लेता है और ये सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो फिर से आपको इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि ए से सी पहुंच रहा है तो इसका कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको बताना है। बताइए, ए से स्टार्ट किया, पूरा आधा सर्कल कवर किया और ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल लेंथ कवर्ड। तो टोटल लेंथ कवर्ड क्या है, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है जिसको हम सेमी सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, तो इसकी आपको परिधि निकालनी पड़ेगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन आपको आधी परिधि चाहिए तो आप इसको कर दोगे पाई r। तो आपकी जो लेंथ है ए से सी पहुंचने की वो क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर। आर आपके पास 10 है तो ये हो जाएगा 10 पाई। तो ये है आपकी लेंथ ए से सी पहुंचने की। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये 1 और 3 जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना है। तो दिख रहा है आपको ये 10 है और ये 10 है, तो 10 और 10 20, ये आपको मिनिमम सेपरेशन दिख रहा है, ना कि ये। तो इसके अलोंग अगर आप मेजर करोगे तो वो आपकी डिस्टेंस होगी, क्योंकि वो उसने एक्चुअल में कवर की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको मिनिमम सेपरेशन देखना होता है, तो ये 10 और 10 जो डायमीटर है वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा 20 मीटर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करें अगर, तो मान लीजिए ये ए से बी ही पहुंचा है केवल, तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
अब इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस के लिए तो आपको क्या करना है, इस सर्कल के अलोंग ही घूमना है और ये वाली लेंथ आपको मेजर कर लेनी है। तो मैंने बताया था कि ये आधा सर्कल आपका पाई आर होता है। अब ये तो आधे का भी आधा हो गया, तो इसको आप कर दोगे पाई आर बाई 2। आर आपके पास 10 है तो ये हो जाएगा 5 पाई के बराबर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां पे आप कनेक्ट कर दो, ये जो लेंथ है स्ट्रेट लाइन में अगर आप इनको कनेक्ट करो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसको करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो इसे आप कह सकते हो 10 रूट। तो ये होगा आपका इस केस का डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये अब आसानी से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर कर रहा है वो आपको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आपके उसके ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम कितना सेपरेशन है, किस तरीके से आप उसको मिनिमम लेंथ से जोड़ सकते हो वो आपको मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात थी। इन्हीं से कनेक्टेड एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड और दूसरा होता है वेलोसिटी। स्पीड हमारा डिस्टेंस से कनेक्टेड होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड होता है तो इसलिए उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब dx अपॉन dt। x मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, आपको सिंपल टोटल लेंथ कवर करनी है, उस लेंथ को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा वो आपको मेजर करना है, दोनों को डिवाइड करो आपको आसानी से स्पीड मिल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से बढ़ता नहीं है, घट भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए आपका जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो आपका इसको पॉजिटिव मान रहे हो आप, तो यहां से आप अगर स्टार्ट करते हो इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आप वापस आना शुरू किए और इधर चले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसी के हिसाब से आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड होता है वेलोसिटी, उसी तरीके से वेलोसिटी से कनेक्टेड होता है एक और चीज जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग और स्पीड को बोलते हैं चाल, और जो मैं तीसरा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं इसको बोलते हैं त्वरण। ये हम लोगों ने डायमेंशन के टाइम पे भी समझा था, और मैंने बताया था ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना टाइम के साथ में चेंज आ रहा है। मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो चेंज हो जाती है v किसी टाइम t के अंदर, तो आपका जो एक्सीलरेशन a जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो वो होगा v माइनस u बाई टी। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि dx अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि आपकी वेलोसिटी होता है। अब रेट जब भी आता है तो उसे हम बोलते हैं स्लोप। यहां पे भी रेट आ रहा है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे आप एक्सीलरेशन बोल रहे हो, तो ये भी एक स्लोप है। ये है स्लोप ऑफ xt ग्राफ, और ये है आपका स्लोप ऑफ vt ग्राफ। मतलब अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ और उसका स्लोप निकालो तो वो आपको एक्सीलरेशन दे देगा। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, उसका स्लोप निकालो, वो आपको वेलोसिटी दे देगा। इन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो आप। अभी जो हमने देखे हैं इनको आप एक बार फिर से अच्छे से याद कर लीजिए। हमने देखा वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, इसका मतलब स्लोप ऑफ
एक्सटी ग्राफ, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा हमने देखा एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, इसका मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इन फॉर्मूलों को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये जो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt है, आप यहां से लिख सकते हो dx इक्वल्स टू v dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटीग्रेशन आप कर दो। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के साथ में तो आपको वेलोसिटी देता है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देते हो टाइम के साथ में तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो जब भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा होता है, इसका मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पे वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि अगर हम VT ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहां पे क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था dx बाई dt, तो जब भी डिवाइड होता है तो वो स्लोप की बात करता है, और जब प्रोडक्ट होता है तो वो आपको एरिया की बात करता है। उसी तरीके से आप एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, जब a इक्वल्स टू dv बाई dt है, इसको आप मॉडिफाई कीजिए तो आपको मिलेगा dv इक्वल्स टू a dt। इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा। एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये आपको वेलोसिटी देता है, और एरिया ऑफ VT ग्राफ ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये चार चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या क्या है, हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले वेलोसिटी, ये होता है dx बाई dt, और dx बाई dt का मतलब स्लोप अगर आप xt ग्राफ का कैलकुलेट करो तो वो आपको वेलोसिटी देगा। दूसरा आपका एक्सेलरेशन, ये होता है dv बाई dt, इसका मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ आपको एक्सेलरेशन दे देगा। इन्हीं को मैंने मॉडिफाई किया तो मैंने लिखा dx इक्वल्स टू v dt, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया कैलकुलेट करो तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एंड dv इक्वल्स टू a dt, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आप एरिया कैलकुलेट करो तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा। तो ये चीजें हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं। अभी थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। ये जो ग्राफ वाली चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सपोज मान लीजिए आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और आपसे कहा गया है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है टाइम की एक इक्वेशन के फॉर्म में, और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा गया है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी हम देख रहे थे। वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx अपॉन dt, और आपको टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो इसका मतलब आपको dx अपॉन dt एट t इज इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, t की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर लिख देता हूं d अपॉन dt ऑफ t की पावर n, तो ये हो जाता है n t की पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसे आप लिखोगे 6t, और इसमें 4t है, t की पावर 1 है, 1 बाहर आएगा तो ये 4 ही रहने वाला है, और t की पावर 1 माइनस 0 मतलब सॉरी 1 माइनस 1 मतलब 0, तो ये 1 ही रह जाएगा। तो ये 6t प्लस 4 होगा हमारा वेलोसिटी। अब इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपको मीटर दे रखी है। उसी तरीके से अगर आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे dv बाई dt एट t इज इक्वल टू 1।
अब ये जो आपको वेलोसिटी पता है 60 + 4, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यहां पर t की पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 6, और 4 तो एक कांस्टेंट है। याद रखिए किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो 0 होता है, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 60 का 6 ही हो जाएगा, इसमें कोई टाइम का फैक्टर नहीं है तो t पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन सीधा हो गया आपके पास 6 यूनिट होती है इसकी मीटर/सेकंड²। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। उल्टा भी हो सकता था कि एक्सेलरेशन दे दिया, आपको वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आप फिर इनको इंटीग्रेशन करते जाओगे। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको। मान लीजिए आपको दे रखा है t √(x - 4), ये दे रखा है, और आपसे पूछा गया फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। तो पिछली बार जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आपको सीधा x इन द फॉर्म ऑफ टाइम दे रखा था, लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे t इन द फॉर्म ऑफ x दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हमारी फैमिलियर इक्वेशन आ जाए। तो अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा t² = x - 4, 4 को आप इधर ले आइए तो आपको मिलेगा x = t² + 4। ये आपकी फैमिलियर इक्वेशन है। इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt एट t = 1, तो ये हो जाएगा 2t, t आप 1 पुट करोगे तो 2 मीटर/सेकंड। उसी तरीके से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, dv/dt एट t = 1, और t = 1 जो आप इसमें, ये तो हो जाएगा आपके पास 2, और t = 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं, तो ये हो जाएगा मीटर/सेकंड²। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये था हमारा 1D मोशन में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कांसेप्ट, कि कैसे ये सारे चीजें एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अभी हम कुछ चीज देखते हैं कि ग्राफ का क्वेश्चंस कैसे आप करोगे। ग्राफ के लिए मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, स्लोप और एरिया। जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस की साइड में आपको वेलोसिटी दी हुई है। और सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। ये ऐसे कोई ग्राफ है, ये आपका 0 पॉइंट है और ये यहां पे टाइम आपका 5 सेकंड मान लीजिए, और वेलोसिटी इस साइड में 10 मीटर/सेकंड मान लेते हैं। तो ये 0 से A पॉइंट पे पहुंच गया कोई पार्टिकल, तो वो 5 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड वेलोसिटी गेन कर लेता है। आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अभी आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है vdt के बराबर, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना है आपको, एरिया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका आप एरिया, ये क्या है, ये वाला आपका एरिया है। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है आपके पास 5 है और हाइट आपके पास क्या है 10 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से अगर आपको इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, dv/dt। इसका मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ। आपको स्लोप कैलकुलेट करना है और स्लोप करने के लिए आपको क्या करना होता है, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया हूं,
वो बता देता हूं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो बना रही है थीटा, इसका अगर मैं tan ले लेता हूं, tan ऑफ थीटा, तो यही होता है हमारा स्लोप, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा बन रहा है, जिसको आप थीटा कह सकते हैं। तो स्लोप आपका क्या होगा, जिसको m आप लिख सकते हो, tan ऑफ थीटा। और tan थीटा भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये जिसकी वैल्यू है आपके पास 10, और बेस आपका ये है जिसकी वैल्यू है आपके पास 5। तो ये हो जाएगा 10/5, जो कि होता है 2। तो ये होगा 2 यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और आप स्लोप निकालते हो, और अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इस तरीके से आप इसके जो ग्राफ है उनको भी यूज कर सकते हो कि उनका आप कहां पे कैसे एप्लीकेशन करोगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, कल हम इसी को आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।